अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी अद्वियात के असर करने का तरीका बयान करें। अद्वियात के असर करने के तरीके का मतलब ये है कि मेडिसिन हम जो ले रहे हैं वो किस तरह से हमारे जिस्म में जाके असर कर रही है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से हमें बीमारियों से बचाती है, और इसको मोड ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, कि दवाइयों के काम करने का तरीका। अब इसमें जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस करेंगे वो जी तिब्बी तरीका देखेंगे, जिसको फिजिकल मेथड भी कहते हैं। फिजिकल मेथड या तिब्बी तरीके का मतलब ये होता है कि वो तरीका जिसके अंदर हम जो ड्रग की शक्ल है, जो मेडिसिन की शक्ल है, ठीक है, उसकी जो ज़ाहरी खसूसियात जो हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, कि वो लिक्विड में है, ठीक है, सॉलिड में है, उसका रंग किस तरह का है, ठीक है, जो चीज़ें मतलब हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, या फिर तिब्बी उनको खसूसियत कहते हैं। तो कहता है कि बाज़ अद्वियात की तिब्बी खसूसियात में मतलूबा मुआलजाती असर होता है, यानी कि कहते हैं कि बाज़ जो मेडिसिन होती हैं उनकी जो तिब्बी खसूसियात हैं, ठीक है, वही जो है क्या कर देती हैं, हमें हमारी बीमारी से हमें बचा लेती हैं और बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो काम कर जाती हैं। उसके अंदर जो है ना मुआलजाती असर होता है, यानी कि बीमारी को हल करने का जो है जो प्रॉपर्टी है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर ही होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसकी भी दो इकसाम होती है। सबसे पहले तो ये कि इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। दो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है जी नरम करने की खसूसियत, जिसको लिब्रिकेटिंग एक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन जो जिनकी नेचर क्या होगी, सॉफ्ट होगी, जो नरम होंगी। ठीक है, जैसे माया पैराफिन की तिब्बी खसूसियत ये है कि ये नरम या चिकना करने की खासियत रखती है। ठीक है, अब कहते हैं कि इसी खासियत को मद्देनजर रखते हुए कब्ज़ की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। ये आंतों को नरम करके फुसले को नरम कर देती हैं और इसके खराज का सबब बनती हैं। अब जो स्टूडेंट माया पैराफिन है ये स्पॉस्ट्री यानी रेक्टल स्पॉस्ट्रीज की शक्ल में भी दी जाती है। ठीक है, जिसको जो है बत्ती या शियाफ भी कहते हैं। तो ये पैराफिन की बनी होती है। अब ये क्योंकि जब बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, वहाँ पे जाके हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, ठीक है, उनको जो है वो थोड़ा सा डायलेट कर देंगी, वहाँ पे नमी पैदा कर देंगी, फुजले को जो है वो स्टूल को सॉफ्ट कर देंगी, और जिसकी वजह से वो आराम से जिस्म से खारिज हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट, अगर किसी को स्किन की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इची है, ठीक है, स्किन इन्फ्लेम्ड है, तो उस कंडीशन में जो है वो अगर हम लोग कुछ ना कुछ वो ऑयल वगैरह लगाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो वो ड्राइनेस को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो खैर इस तरीके से जो नरम करने की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, खसूसियात हैं, एक ये जो खसूसियत है ये भी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है तहफ़्ज़ी अमल आ जाता है, जिसको प्रोटेक्टिव एक्शन भी कहते हैं, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ आ जाती है जी, पाँव की एड़ियाँ अगर फट जाने की सूरत में हम वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब असल में क्या होता है कि वैसलीन का बेनिफिट क्या होता है, ये किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है कि असल में देखें, जब एड़ियाँ फटती हैं, ठीक है, तो स्किन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से डैमेज हो जाती है, कट आ जाते हैं। ठीक है, जब कट आ जाते हैं तो पाँव के ऊपर जब मज़ीद प्रेशर पड़ेगा तो डस्ट वगैरह पड़ेगी, तो वहाँ पे ज़ख्म बढ़ने का खतरा होता है। अब जब हम वैसलीन लगा देंगे तो वैसलीन क्या करती है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है, डस्ट को अंदर नहीं जाने देती, वाटर को अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि ज़ख्म मज़ीद फैलता नहीं है और ज़ख्म तेज़ी से ठीक होने लगता है। ठीक है, और कहते हैं कि असल में ज़ख्म के दोनों हिस्सों को रगड़ने से बचाने के लिए वैसलीन एक तहफ़्ज़ी तह बना देती है। ठीक है, अब क्योंकि जब चलेंगे, ठीक है, एड़ियाँ जो हैं वो क्या करेंगी, ज़मीन के साथ रगड़ भी खाएंगी, जूते के साथ भी रगड़ खा सकती हैं, तो डस्ट वगैरह अंदर जाएगी। तो कहता है कि रगड़ से बचाने के लिए, ठीक है, तो वो जो है हम इसकी वैसलीन की एक लेयर लगाते हैं। अब कहते हैं कि ज़ख्म रगड़ खाने से बच जाता है, मज़ीद फैलता नहीं और ज़ख्म तेज़ी से ठीक होने लगता है। अब जो दूसरा मेथड आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कीमियाई तरीका आ जाता है, कीमियाई तरीके के अंदर क्या है कि अब हम इनके केमिकल्स के साथ जो है, यानी मेडिसिन जो है, आपको पता है केमिकल होता है। ठीक है, अब जो केमिकल है, ठीक है, उनकी बिना पे हमने मेडिसिन को जो है वो जो है बीमारी को ट्रीट करना है। कहता है कि इस तरीके में अद्वियात कीमियाई अमल के ज़रिए अपने मतलूबा असरात को ज़ाहिर करती हैं, यानी अपनी कीमियाई यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, या जो केमिकल हैं, ठीक है, उन जब वो काम करते हैं बॉडी के अंदर जाके तो हमें मतलूबा असरात देते हैं। इसकी भी आगे दो इकसाम होती है। ठीक है, कहते हैं कि बराह रास्त कीमियाई अमल के ज़रिए, कहते हैं कि अब जिसमें डायरेक्ट मेडिसिन लेंगे तो जाके केमिकल रिएक्शन करेगी। ठीक है, मसलन ये कि अगर आपने आपके मैदे के अंदर जो है ना, पेशेंट के मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम उसको सोडा बाइकार्ब देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि तेज़ाब की जो है मिकदार उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, और जो मैदा है, ठीक है, उसके अंदर अल्कलाइन नेचर जो है उसको ज़्यादा पैदा कर देता है। ठीक है, जैसे अब हम इनो लेते हैं, ठीक है,
इनोसाशे आपने देखा मार्केट में आराम से अवेलेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको एसिडिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टमक में मसला होता है तो आप लेते हैं, तो ये फ़ौरन से उस एसिडिटी को क्या कर देते हैं, जलन को ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर भी जो है वो सोडा बाइकार्ब प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कुछ मेडिसिन सिरप्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मैदे के होते हैं उनमें डाला जाता है, ठीक है, कि मतलब आप डायरेक्टली केमिकल लोगे और जो है ना वो फिर जो है ना जाके अपनी साइट पे जो है वो एक्शन शो कर देता है। दूसरा है जी हयाताती कीमियाई अमल के ज़रिए। हयाताती कीमियाई अमल के में क्या होगा कि स्टूडेंट इसमें हम कोई केमिकल इसमें भी जो है वो देंगे जो कि केमिकली जाके उस बीमारी को क्या करेगा, उस बीमारी के जरासीम को ख़त्म कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, केमिकल ने डायरेक्टली बीमारी को ठीक कर दिया, और यहाँ पे उसने क्या किया कि इस केमिकल ने जाके जरासीम के साथ लड़ाई करनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि बीमारी फैलाने वाले बाज़ जरासीम जो होते हैं उनको अपनी ज़रूरत का फोलिक एसिड खुद तैयार करना होता है। स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको जो है अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मज़ीद जो है अपने जैसे जरासीम और बनाने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब ये फोलिक एसिड खुद बना रहे होते हैं और बॉडी से ही जिसके अंदर होते हैं उसकी बॉडी से जो है ये क्या कर रहे होते हैं कि पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको PAP-BAB कहते हैं, ठीक है, ये तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है इससे फोलिक एसिड बनाएंगे और फोलिक एसिड से फिर अपनी प्रोडक्शन जो है ये बढ़ा लेते हैं। तो कहते हैं कि बस ऐसे जरासीम को मारने के लिए हम सल्फोनामाइड अद्वियात दी जाती हैं, ठीक है। अब सल्फोनामाइड क्या करते हैं, जब ये मेडिसिन देते हैं तो ये केमिकल क्या करता है कि ये थोड़ा सा जो है ना फोलिक पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से मिलता जुलता होता है, लेकिन इसकी टॉक्सिक जो है ना वो अफेक्ट्स आते हैं। अब वो क्या करेंगे कि सल्फोनामाइड से अपना जो है वो फोलिक एसिड बना लेंगे, तो फोलिक एसिड वो बना के जब इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे, ना तो बैक्टीरिया की आगे ग्रोथ होगी और ना ही जो है ना मज़ीद जरासीम फैलेंगे। अब इसमें जैसे कि आप देख लें कि जो इकोलाई आपने जरासीम के बारे में सुना होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम है इकोलाई, बहुत कॉमन बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां ये पैदा करता है, ठीक है। स्टमक के हमारे जो एब्डोमेन के इन्फेक्शन है, पेट के जो इन्फेक्शन है, ठीक है, उनके अंदर जो हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे नमोनिया वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो ये मतलब उन सारे इन्फेक्शन को क्या करता होता है, ये पैदा करता है। तो अगर हम इकोलाई, मतलब इसका नाम है, याद रखिएगा, तो अगर इकोलाई जो है अगर ये भी क्या करता है, इसको भी फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर जब हम इनको सल्फोनामाइड दे देंगे तो सल्फोनामाइड किससे मिलता जुलता है, पैराबेंजोइक एसिड से। अब पैराबेंजोइक एसिड को ये समझ के क्या करेंगे, सल्फोनामाइड लेंगे जो कि टॉक्सिक होता है बैक्टीरियाज के लिए, ये लेंगे और अपनी सेल वॉल बनाएंगे, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान देगा। अब कहते हैं कि ये जो है सल्फोनामाइड जो है ये PABA से काफ़ी करीबी मुशाबत रखती है और जरासीम अपना फोलिक एसिड तैयार करने के लिए सल्फोनामाइड दवा का इंतखाब कर लेते हैं। ये हयाताती अमल में फोलिक एसिड तैयार नहीं करता, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो है या तो फोलिक एसिड बनेगा नहीं, अगर या बनेगा तो कोई जहरीला केमिकल बनेगा जो कि जरासीम की परवरिश को क्या कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है जी मखसूस खुलियों के ज़रिए, यानी कि अब ये यहाँ पे मेडिसिन जो है जाके हमारे कुछ बॉडी के सेल्स के ऊपर जो है ना वो असरअंदाज होगी। कहता है कि जब दवा खून के ज़रिए मतलूबा मुकाम पर पहुँचती है तो इस जगह के बैरूनी खुलिये दवा के लिए ख़ास कशिश रखते हैं। अब स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं ना, ठीक है, तो इस मेथड के अंदर, ठीक है, खुलियों के ज़रिए जब लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर बने होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बॉडी को मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो रिसेप्टर क्या करते हैं, उस केमिकल को पहचान लेते हैं, उस मेडिसिन को पहचान लेते हैं और फिर जो है ना उसके खिलाफ उसको लेके तो रिसेप्टर को के साथ वो अटैचमेंट कर लेती है मेडिसिन जाके, और फिर उसको लेके तो उस बीमारी के खिलाफ जो है लड़ा जाता है जो वहाँ पे जरासीम मौजूद होता है। अब यहाँ पे भी ये होता है कि जब दवा जो है खून के ज़रिए पहुँचती है तो उस जगह के जो बैरूनी खुली होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है, वो दवा के लिए ख़ास कशिश रखते हैं। ये इस तरह अमल करते हैं कि जैसे कोई रेडियो का एंटीना मखसूस लहरों को खींच लेता है, ठीक है। यानी जो है जो बॉडी के सेल हैं वो रेडियो के एंटीने की तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो है लहरें ये बेचते हैं और फिर उस मेडिसिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब कहते हैं कि इन खुलियों को रिसेप्टर कहते हैं या फिर वसूल कनुंदा या फिर कबूल कनुंदा भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला होता है, लेने वाला होता है। अगर दवा वसूल कनुंदा के साथ जो है यानी जो मेडिसिन है जाके रिसेप्टर के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी और अपना असर जाहिर करे तो इसको हम क्या कहते हैं, एगोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट इंसुलिन है, ठीक है, डायबिटीज़ के पेशेंट में अब जब इंसुलिन देते हैं या कोई भी वो डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए जो मेडिसिन खा रहे होते हैं तो वो भी यही काम करते हैं कि बॉडी के अंदर जहाँ पे इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे जाके वो मेडिसिन जो होती है क्या होती है, अटैच हो जाती है, ठीक है, और फिर वहाँ पे जाके शुगर के लेवल को नॉर्मल कर देती है। इसी तरीके से जो है या कोई बीमारी का जरासीम है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी काम किया जाता है। अगर कहते हैं कि दवा वसूल कनुंदा के साथ मिल जाए मगर कोई असर पैदा ना करे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। कि अब क्या किया है कि
तो वहाँ जाके जब रिसेप्टर के साथ अटैच हुई है तो उसने फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि क्या किया है कि मज़ीद अपने असर को भी कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्ट कहेंगे। ये इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। इसमें तो एगोनिस्ट के अंदर तो मेडिसिन ने अपना एक्शन शो करना है, लेकिन एंटागोनिस्ट के अंदर मेडिसिन ने अपना एक्शन नहीं शो करना। अब नेक्स्ट आ जाता है जी, अब कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बॉडी के अंदर जज़ब होती हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू जाके तो जो है अपना जो है ना वो एक्शन दे रही होती हैं। अब जैसे कहते हैं कि इसहाल और पेचिश यानी डायरिया में क्यूलिन जरासीम के जहर को जज़ब करके इसे बेअसर कर देता है। क्यूलिन स्टूडेंट एक ना क्ले होती है, मट्टी होती है, ठीक है, या केमिकल होता है जो कि चट्टानों वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। सिलिकेट का होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट इसके अंदर केमिकल होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसकी एबिलिटी होती है कि ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, जज़ब कर लेती है। जब इसको देते हैं तो ये डायरिया के पेशेंट के अंदर या पेचिश के, क्योंकि इसमें भी डायरिया की जो रीज़न होती है इसके अंदर भी या तो बैक्टीरिया या होता है या फिर कोई वायरस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादातर ये मसला बनता है। तो क्या करेगा कि जब हम क्यूलिन को देंगे तो वो जाके जरासीम को क्या करेगी, जज़ब करेगी और उसके असर को क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। जैसे कहते हैं कि हैवानाती चारकोल, ठीक है, मुख्तलिफ गैसों को, अल्कली नमा और जहरीले मादों को जज़ब करके इनको बेअसर कर देता है। अब ये जो चारकोल होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है कि एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं ना, ठीक है, जब ये डेड हो जाती हैं और काफ़ी अरसे तक, ठीक है, कई हज़ारों सालों तक ये पड़ी रहती हैं ज़मीन के अंदर प्रेशर के साथ, यानी जब कोयला बनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी में जो है ये चारकोल बनता है। अब चारकोल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो है इसके ये भी एब्जॉर्ब कर रही होती है डर्ट को, जरासीम को, ठीक है, गंदगी वगैरह को, टॉक्सिन्स वगैरह को जज़ब करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। तो कहते हैं कि जो गैसेज हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा होगी तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अल्कली नुमा और ऐसे जो जरासीम जो कि अल्कली होते हैं, ठीक है, अल्कलाइन उनकी नेचर होती है, तो उनको या जहरीले मादे हैं तो उनको जज़ब करके तो उनके असर को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये काम करती है, जिसमें हमारे पास ये आ जाती है, चारकोल आ जाता है और क्यूलिन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम डायरिया वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी मुंतखब समेत के ज़रिए। अब इसमें कहता है कि बाय सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अब सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी का मतलब क्या है कि बाज़ ऐसी अद्वियात भी होती हैं जो मुकामी तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जहाँ पे जो इन्फेक्शन है ना, जहाँ पे भी बीमारी है, ठीक है, जिस एरिया में, वहाँ पे ये मेडिसिन जाके असर करेगी और वहाँ पे जो जरासीम के खुलिये होंगे ना, ठीक है, जो कि या फिर ऐसे खुलिये जो कि बीमारी वाले बन चुके हैं, उनको जो है वो क्या करेगी, जहरीला कर देगी। अब क्या होता है कि जैसे हमें कहीं पे स्टूडेंट जो है ना वो एक फिंसी फोड़ा निकल आता है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो जो है ना फैलने की कोशिश करता है, एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो एक जो वहाँ पे मौजूद जो जो फोड़ा है या फिंसी है, ठीक है, वो क्या होता है, जहरीला होता है, ठीक है, या उसके अंदर जरासीम की ग्रोथ होती है और वो फैलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम इस मेथड के थ्रू जो मेडिसिन देंगे वो क्या करेगा कि वहाँ पे जाके जो सेल होंगे, ठीक है, जो कि जहरीले हो चुके हैं या जरासीम वाले हो चुके हैं, उनको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है। क्योंकि ये इनकी प्रोटीन की साख्त बदल देती है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये प्रोटीन की साख्त को बदल देते हैं। अब जो खुलिये होते हैं, ठीक है, ये भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन होती है, इनकी साख्त के अंदर, इनके स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जब अगर ये प्रोटीन वगैरह जो है ना, मतलब अगर ये ख़त्म कर दी जाए तो ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाता है, सेल भी डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन की साख्त को जो है ना जाके बदल देंगे, जिसमें अगर मसलन हमारे पास तेज़ाब आ जाता है और टैनिन्स आ जाते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो कि एसिडिक होती हैं, और टैनिन्स भी जो है ना एक मतलब केमिकल मटेरियल है जो कि प्लांट वगैरह से हासिल करते हैं, ठीक है। और फिर इससे मुख्तलिफ बीमारियां के खिलाफ यूज़ किया जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का मसला है, डायबिटीज़ का मसला है, ठीक है, स्टमक का कोई इशू है तो उसके अंदर जो है ना हम टैनिन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो खैर ये था आज का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 5 तरीके हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है। तो आगे चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें है जी जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों पर जामिया नोट लिखें। अब देखें स्टूडेंट, हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ इजसाम काम मुख्तलिफ जो है वो निज़ाम जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें तो एक ही जो अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर इतने सिस्टम रख दिए कि इंसान हैरान परेशान रह जाता है। अब देखिए, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी खून की रवानगी का सिस्टम, एक मैदे का सिस्टम है, एक हमारे लीवर का, जिगर का सिस्टम है, हमारी किडनीज़ का सिस्टम है, ठीक है, हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनका अपना एक सिस्टम है, ठीक है। दिमाग का एक अपना सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यूरिनरी एक जो है वो अपना एक अलग से सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्लीप का, सोने का जो है एक अलग सिस्टम है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो निज़ाम काम कर रहे हैं जो कि मिलके एक इंसान की जिस्म को चला रहे होते हैं, नॉर्मल उसको रख रहे होते हैं। अब कहता है जी निज़ाम असलात, यानी मस्कुलर सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कि पूरे मसल्स का एक सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारे जो अंदर के ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन का मतलब ये कि जो हमारे अंदर के अज़ा हैं, ठीक है, जैसे
जैसे कि लीवर है, ठीक है, जिगर है, मैदा है, दिल है, ठीक है, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, सेंसिटिव ऑर्गन्स को। अब कहते हैं कि हमारे जिस्म का पूरा ढांचा जिल्द से ढका हुआ है, ठीक है, जिल्द का एक अहम रोल ये होता है कि ये हमारे अंदरूनी अज़ा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, ठीक है, और बहुत सारे फासिद मादों के इखराज का सबब बनती है। फासिद मादों का इखराज स्किन से कैसे होता है स्टूडेंट, कि देखें जब हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, स्वेटिंग के रिजल्ट में क्या होता है कि बॉडी में से जो है ना वेस्ट, जो कोई जहरीले मादे हैं, टॉक्सिन्स हैं, केमिकल है, सोडियम ज़्यादा हो गया तो ये उसको क्या करती है, स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकालती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फासिद मादों का भी इखराज इसके थ्रू पॉसिबल होता है। कहते हैं कि मसलन नीचे गोश्त होता है जिसको अज़लात कहते हैं, ठीक है। अब स्किन के नीचे क्या हो गया, गोश्त होता है जिसको हम मसल्स कहते हैं, ठीक है, इनको अज़लात कहा जाता है। अब ये साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं, कुछ मसल्स हमारे पास छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ नाजुक अज़लात होते हैं, जैसे चेहरे के जो अज़लात हैं वो नाजुक होते हैं, ठीक है। हर अज़लात में सिकुड़ने की और फैलने की खासियत होती है, ठीक है। स्टूडेंट बात याद रखिएगा कि हम जो भी चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है, कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपना बाजू हटा रहे हैं, हिला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हमारे जो मसल्स होते हैं उनका रोल होता है, हमारे पट्टों का। अब कुछ जब भी बॉडी काम करती है तो उसमें कुछ पट्टे हमारे जो है वो सिकुड़ जाते हैं और कुछ जो है ना हमारे पट्टे जो हैं वो फैल जाते हैं, ठीक है, तो तभी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे एक ही पट्टा जो है वो सिर्फ सिकुड़ जाए, ठीक है, रिलैक्स ना करें, तो आप अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। कहता है कि चूंकि इनके आखिरी सिरे हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब सिकुड़ते क्यों हैं, क्योंकि मसल्स जो हैं स्टूडेंट जाके हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, हड्डियों को कवर करते हैं ना, तो ये उनके साथ जुड़े भी होते हैं, ठीक है। तो इनका ये जो दोनों सिरे हैं या एक सिरा जो है वो जाके हड्डियों से जुड़ा होता है, ठीक है, ताकि मसल जो है वो सिकुड़ सकें, रिलैक्स हो सकें या फैल सकें। आगे कहते हैं कि अज़लात हमारे जिस्म की खूबसूरती का बायस भी बनते हैं। आगे उसके बाद कहता है जी अज़लात की दो इकसाम होती हैं, ठीक है, यानी जो हमारे पट्टे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो ये होते हैं जी इख्तियारी अज़लात, यानी कि ऐसे अज़लात जिनको हम अपने जो हमारे इख्तियार में होते हैं, ठीक है, ऐसे मसल्स जिनको हम अपनी मर्ज़ी से हरकत करवा लेते हैं, ठीक है, जैसे हाथ के पाँव के मसल्स हैं, ठीक है, टांगों के मसल्स हैं, अपनी मर्ज़ी से हरकत करवाते हैं। अब कुछ मसल्स ऐसे होते हैं, कुछ पट्टे ऐसे होते हैं जिनको आप अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं करवा सकते, ठीक है, गैर इख्तियारी अज़लात, इनको क्या कहते हैं, गैर इख्तियारी अज़लात, यानी जिनमें हमारी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती, ठीक है, इन अज़लात की हरकत में हमारा इख्तियार नहीं होता, जैसे दिल है, मैदा है और आंतें हैं, ठीक है। अब अगर दिल में देखें तो स्टूडेंट के दिन में 72 जो है 1 मिनट में 72 दफ़ा जो है हमारा दिल धड़कता है, ठीक है। हमारा दिल भी जो है वो क्या करता है, रिलैक्स भी करता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है, सिकुड़ता है और फैलता भी है। इसी तरीके से मैदे के मसल्स भी इसी तरीके से सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, फिर डाइजेशन का सिस्टम होता है, ठीक है। तो अगर ये ना फैलें तो ये क्या होगा कि हमारे सिस्टम जो है वो काम नहीं करेंगे, तो लेकिन इनकी हरकत हमारे अपने बस में नहीं होती। क्या अगर हम चाहें कि अपने दिल की धड़कन को स्टॉप कर लें और फिर उसको जो है वो स्टार्ट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हम अपने मैदे के मसल्स को चाहें कि जी ये स्टॉप हो जाएं तो नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हाथों को मूवमेंट दे के देखें, आप अपनी मर्ज़ी से जिस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं करवा लेते हैं, ठीक है, अगर आप इनको रोकना चाहते हैं रोक लेते हैं। तो ये जो है एक इख्तियारी और गैर इख्तियारी अज़लात के अंदर फ़र्क होता है। उसके बाद आ जाता है जी निज़ाम हाज़मा। अब निज़ाम हाज़मा स्टूडेंट वो हाज़मे का निज़ाम होता है, यानी वो निज़ाम होता है जिसके अंदर हम खुराक जो है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, मुंह के रास्ते लेके जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो खुराक की नाली जिसको ईसोफिगस कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सीने में होती है, वहाँ से गुजर के मैदे में चले जाती है, और मैदा हमारा पेट होता है, ठीक है, पेट के अंदर, और फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी डाइजेशन होती है, ठीक है। अब मुँह के में हम क्या कर रहे होते हैं कि उस खुराक को छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैदे में जाती है, तो मैदे में जाके मज़ीद उसकी डाइजेशन की जाती है, मज़ीद उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स वगैरह के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है। अब जब चेंज किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि खुराक जो है ना मज़ीद छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत में जो है ना वहाँ पे जाके फ़ैट्स के ऊपर मज़ीद काम किया जाता है, फ़ैट्स की ब्रेक डाउन की जाती है। जब यहाँ तक क्या होता है कि ज़्यादातर डाइजेशन आपकी हो चुकी होती है, यहाँ से फिर क्या होता है जी लीवर जो है हमारा जिगर वहाँ तक खुराक को जो है ना उसके अज्जा में तब्दील करके, ठीक है, जो एनर्जी देने वाले अज्जा होते हैं उसमें तब्दील करके लीवर के पास भेज दिया जाता है। अब लीवर क्या करता है, जो जिगर होता है, फिर जहाँ जहाँ पे खुराक की जिस अज्जा की ज़रूरत होती है, मगर अगर मसलन कि अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पहुँचा दिया जाएगा, कहीं पे फैट्स की ज़रूरत है फैट्स पहुँचा दी जाएंगे, कहीं पे प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोटीन पहुँचा दी जाएगी। तो लीवर फिर उस खुराक को पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यूज़फुल मटेरियल जो है सारा छोटी आंत में जज़ब कर लिया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत आ जाती है। बड़ी आंत में जैसे ही खुराक ने जाना है, यहाँ पे भी कोशिश की जाती है कि कोई एक्स्ट्रा वाटर है, कोई विटामिन है, कोई मिनरल खुराक के अंदर आ गया तो इसको यहाँ से भी जज़ब कर लिया जाए। अब मज़ीद जब बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा आ जाता है तो वहाँ पे जो है ना वेस्ट मटीरियल होता है, फीकल मटीरियल कहते हैं जिसको, ठीक है।
तो वो जो है फिर बॉडी से फुसले की शक्ल में जो है निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें खुराक को हम जो है वो मुंह से लेके जाते हैं मैदे के अंदर और फिर इसको उसके अज़ा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम होता है ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कहते हैं ये वो सिस्टम है जिसमें हम अपनी खुराक को हजम करके इस काबिल बनाते हैं कि इसके मुफीद अज़ा खून में जज़ब हो जाते हैं, ठीक है। जब लीवर में जाएंगे ना तो लीवर के थ्रू ब्लड में जाके ही जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं जो फुसला होता है उसको मकद के ज़रिए खारिज कर दिया जाता है, यानी रेक्टम के ज़रिए जो है ना इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद कहता है जी ये निज़ाम मुँह से शुरू होता है और जब हम ग़िज़ा को ये निज़ाम मुँह से शुरू होता है और जब हम ग़िज़ा को चबाते हैं, ठीक है, तो मुँह में कुछ एंजाइम हाजमे का अमल शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट एंजाइम का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल, ऐसे प्रोटीन्स जो कि क्या कर रही होती हैं, खुराक को हजम करने में मदद देती हैं। अब जब दांतों से चबा रहे होते हैं तो हम जो है हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होता है, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, उस खुराक को हजम कर रहे होते हैं, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहीं से बेसिकली ये डाइजेशन का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट हैं स्पेशली मुँह में उनके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ से फिर कहते हैं कि ग़िज़ा की एक लंबी ट्यूब के ज़रिए मैदे में जाती है। फिर जब हमारा जो स्टूडेंट ओरल कैविटी है या जो मुंह है उसकी एंडिंग जो है कहाँ पे होती है, एक बड़ी लंबी ट्यूब में होती है, ठीक है। ट्यूब जो है वो कहाँ पे चली जाती है, मैदे में जाती है। यहाँ पे कहता है कि जब मैदे में जाएगी तो यहाँ पे हाजमे के अहम मराहिल होते हैं मैदे के अंदर, ठीक है। ग़िज़ा में मुख्तलिफ हाजमे के जूस शामिल होते हैं। अब खुराक जब जाती है ना मैदे के अंदर तो मैदे ने किसी से काम करना है कि इसके अंदर जूसेस को शामिल करना है, ठीक है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, पेंक्रियाटिक जूस आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि प्रोटीन के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये जूस काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हाजमे के मराहिल तय पाए जाते हैं, ठीक है। खुराक टोटली जो है ये जूसेस की वजह से डाइजेस्ट हो जाती है और फिर मैदे से ग़िज़ा छोटी आंत में जाती है, ठीक है, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फुट तक होती है, ठीक है। मैदा और छोटी आंत से ग़िज़ा के मुफीद अज्जा का जज़ब होने का अमल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैदे और छोटी आंत से में जब जाती है खुराक तो यहाँ से क्या हो जाता है, उसको जज़ब किया जाता है और बकिया जो है फजला जो बच जाता है वो बड़ी आंत जिसकी लंबाई 6 फीट होती है मकद के रास्ते से जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कहते हैं कि निज़ाम में जिगर, ठीक है, और लबलबा जिसको पिंक्रियाज कहते हैं और जिगर जिसको हम लीवर कहते हैं, ये दो अहम अज्जा हैं जो ऐसे जूस पैदा करते हैं जो कि हाजमे के लिए अहम है, ठीक है। यानी कि ये जो जिगर है, ठीक है, ये क्या करेगा, जो फैट्स होते हैं, ठीक है, चर्बी जो होती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है और ये जो लबलबा होता है, ठीक है, ये प्रोटीन जिसको लम्हेयात कहते हैं, ठीक है, उनको जो है हज़म करने का काम करती है, उनके लिए जूस बनाते हैं। उसके बाद कहता है जी आगे निज़ाम तनफ़ुस आ जाता है जिसको रिस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में स्टूडेंट हमारे पास जो है मतलब ऐसा वो निज़ाम है जिसके थ्रू हम जिस्म के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर इतनी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं हर जगह पे, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को लेके जाना है। अब वो जो ऑक्सीजन है जो अब अंदर जाएगी तो वो फिर हर सेल को दी जाती है और हर सेल को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये हम किसके थ्रू हो रहा था जी, निज़ाम में तनफ़ुस के थ्रू हो रहा होता है जिसको हम रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इसमें कहता है कि सांस लेने के लिए ये सांस लेने का निज़ाम होता है। इसमें इस अमल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ख़ास अमल के ज़रिए जिस्म में दाखिल और ख़ारिज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन दाखिल होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज हो जाएगी। अब इस निज़ाम के अंदर कहते हैं कि 2 फेफड़े होते हैं और एक सांस की नाली पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम नाक के थ्रू सांस अंदर लेके जाते हैं, उसके बाद है जी सांस की नाली आती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है जी 2 फेफड़ों के अंदर, यानी ये इस तरीके से ये हमारे पास आता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ से जो है हमारा जो है आप कह लें कि फेस है, फेस में जो है जो नाक है, ठीक है, नाक के थ्रू सांस अंदर जाएगा, फिर यहाँ से ये गले में यानी कि ये जो ट्रैकिया है इसमें जाएगा, फिर सीने में जाके जो ये ट्रैकिया आगे 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, फेफड़े कहते हैं या ब्रोंकस भी कहा जाता है, ठीक है। अब कहता है कि इस निज़ाम का आगाज़ नाक से होता है, ठीक है, और सीने में सांस की नाली 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया ऐसे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो सांस की नाली 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है और हर हिस्सा फेफड़े में दाखिल हो जाता है, एक राइट साइड के फेफड़े में और एक लेफ़्ट साइड के फेफड़े में।
उसके बाद कहते हैं कि फिर फेफड़ों में ये नाली लातदार छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाती है। अब जो फेफड़े हैं ना स्टूडेंट, उसके अंदर यही नालियाँ जाके छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाएंगी। और फिर कहते हैं कि सीने में सिकुड़ने और फैलने से हवा फेफड़ों के अंदर और बाहर आती जाती है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे जो है ना मसल जो है, यानी जो फेफड़ों के जो मसल हैं, या आप कह लेंगे फेफड़े जिस चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है, वो सिकुड़ते और फैलते हैं। अब जब ये सिकुड़ते और फैलते हैं तो उसकी वजह से हवा अंदर भी आती है और बॉडी से बाहर भी जाती है। तो इसी काम के दौरान जो है वो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भेजा जाता है। उसके बाद कहता है कि फेफड़ों की बारीक नालियों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मिला खून, यानी कि गंदा या नाखालिस खून कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करके ऑक्सीजन ले लेता है। अब जब फेफड़ों में चले गई है ना, फेफड़ों की नालियों में चले गई है, तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बॉडी से जो सारा खून होता है वो दिल में जाता है और दिल भेज देता है फेफड़ों की तरफ। अब फेफड़े क्या करते हैं, उस खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन के लिए जो है उसको ऑक्सीजन उसके अंदर डाल के तो दिल में उसको वापस भेज देते हैं और फिर दिल जो है पूरे जिस्म में फैला देता है खून को। अब कहते हैं कि फेफड़ों की बारीक नालियाँ जो होती हैं वो खून जो नालियाँ जो हैं, नालियों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ खून, यानी कि गंदा या नाखालिस खून, ठीक है, खून कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करके ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। अब खून ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को दे दी और ऑक्सीजन उससे ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाती है। सांस लेने के अमल को, अंदर लेके जाने के अमल को इंस्पिरेशन कहते हैं और जब बाहर निकालना है तो उसको हम एक्सपीरेशन कहते हैं। यह अमल ज़िंदगी भर जारी रहता है, ठीक है। इस निज़ाम से हमारे जिस्म के तमाम खुलियों को ऑक्सीजन फराहम की जाती है, जो कि जिस्म की तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी निज़ाम दौरान खून, यानी अब सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, खून की गर्दिश का सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट खून की गर्दिश में हम बात करते हैं कि देखें इसमें एक हमारा दिल आता है, ठीक है, एक हमारे पास आ जाती हैं शरियानें आ जाती हैं, वरीदें आ जाती हैं और अरूके शायरिया या फिर जिसको कैपलरीज भी कहते हैं, ठीक है, आ जाती हैं। अब ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आती हैं। अब दिल का काम क्या होता है स्टूडेंट, कि इसने जो फेफड़ों में गंदा खून भेजा था कार्बन डाइऑक्साइड वाला और वहाँ से उसमें ऑक्सीजन डलवा के वापस अपने पास लेके आना है, ठीक है, और वो वापस जो है फिर खून जो है ऑक्सीजन वाला पूरे जिस्म में ट्रांसफ़र कर देना है। अब जो दिल के पास जो खून आना है ना, ठीक है, गंदा कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो खून आना होता है जी वेंस के थ्रू, ठीक है, जिनको हम वरीदें कहते हैं। अब जब सारा खून साफ़ हो गया, ठीक है, फेफड़ों से साफ़ हो के दिल में आ गया, तो दिल ने जो वो खून है अपनी जो दूसरी नालियाँ, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं शरियानें कहते हैं या आर्टरीज़ कहते हैं, उनके थ्रू फिर पूरी बॉडी में भेज देना होता है, ठीक है। अब ये जो कैपलरीज होती हैं ना स्टूडेंट, इनका क्या फंक्शन होता है कि जो हमारी वेन और जो आर्टरीज हैं, इन दोनों का एक जंक्शन बनता है, ठीक है। जहाँ पे भी बॉडी में टिश्यू होता है ना, कोई भी टिश्यू है, सेल है, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा कि ये कैपलरीज प्रेजेंट होंगी इनकी। जैसे यहाँ पे आप समझें कि कैपलरीज का एक ये गुच्छे की शक्ल में होती है। यहाँ से जो है ना आप कह लें कि एक वेन आ रही होती है और यहाँ से जो है वो आर्टरी आ रही होती है, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है कि इसके अंदर जो गंदा खून है, ये गंदा खून जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये बॉडी के सेल में से आ रहा है। ये सेल बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है जी, सेल है या खुलिया, ठीक है। इसके अंदर जो गंदा खून था, अब क्या हुआ कि ये कहाँ पे आ गया, कैपलरीज के अंदर आ गया, ठीक है। कैपलरीज ने ये गंदा खून, ठीक है, क्या कर देना है, इसको दे देना है जी, वेन को दे देना है, ठीक है। वेन ने ये खून लेके कहाँ पे चले जाना है जी, दिल के पास चले जाना है। दिल के पास जब जाएगा तो दिल ने ये वाला खून वापस क्या करना है जी, आर्टरी को दे देना है, ठीक है, शरियान को दे देना है। शरियान के पास आएगा, शरियान से ये कहाँ पे चला जाएगा, कैपलरीज के अंदर चला जाएगा और कैपलरीज ने ये खून दे देना है सेल को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये सारा काम हो रहा होता है। अब देख लेते हैं कि हमारे खून में, हमारे जिस्म में खून माया हालत में मखसूस नालियों में गर्दिश करता है, ठीक है। अब जो ये जो खून होता है, आपको पता है कि ये नालियों के अंदर होता है, मखसूस नालियाँ होती हैं। अब खून के ज़रिए जो है ग़िज़ा और दूसरे मुफीद मादे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचते हैं। खून का काम क्या है कि एक तो ये ग़िज़ा को पहुँचाता है और इसके अलावा जो दूसरे मुफीद मादे होते हैं, ठीक है, इनको भी जहाँ पे बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँचाता है। इसमें मुख्तलिफ अफ़ाल के बाद जो बेकार मादे पैदा होते हैं, इनको जिस्म करके जिस्म से खारिज भी करता है, ठीक है। अब जब इतने केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल पैदा होगा, ठीक है, बेकार मादे पैदा होंगे, ठीक है, उनको जो जिस्म से खारिज भी करवाने में खून ही हेल्प करता है, ठीक है।
अब कहते हैं कि ये निज़ाम दिल और खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर खून की नालियाँ आ जाती हैं और दिल आ जाता है। दिल कहता है एक पंप की तरह काम करता है, ये पूरी ज़िंदगी खून को जिस्म के अंदर पंप करता रहता है और ये निज़ाम 3 किस्म की नालियों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब इसमें 3 किस्म की नालियाँ आती हैं। सबसे पहले हमारे पास जी शरियानें आ जाती हैं, जिनको आर्टरीज भी कहते हैं, वरीदियाँ आ जाती हैं, वेन्स कहा जाता है, और अरुके शायरिया, ठीक है, या फिर जिसको कैपिलरीज भी कहते हैं। सबसे पहले हम शरियानों के बारे में देखेंगे। तो शरियानें कहते हैं कि ये दिल से साफ खून लेकर पूरे जिस्म को मुहैया करती हैं। यानी दिल में जो खून है ना साफ ऑक्सीजन वाला, वो वाला खून कहाँ पे जाएगा? शरियानों के पास जाएगा, और फिर शरियानें जो है बड़ी शरियानों से बारीक शरियानों में जाता है, ठीक है। बड़ी शरियानें जो है वो छोटी छोटी शरियानों में कन्वर्ट होती हैं और फिर हर सेल तक जाती हैं और पूरे जिस्म में नालियों को मुख्तलिफ ग़ज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन जो है ये फ्राहम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी वरीदें। वरीदें क्या करती हैं कि जिस्म से जो इस्तेमाल शुदा गंदा खून होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, लेकर कहाँ पे जाती हैं? दिल की तरफ आती हैं, ठीक है, जहाँ इनकी सफाई की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है और ऑक्सीजन उनके अंदर डाली जाती है, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। उसके बाद आ जाता है जी कैपिलरीज। कैपिलरीज या फिर जिनको अरूके शायरिया भी कहते हैं कि ये बहुत बारीक नालियाँ होती हैं, ठीक है। ये पूरे जिस्म में ये भी फैली होती हैं और जिस्म के हर हिस्से को खून सप्लाई करती हैं, ठीक है। जहाँ से ऑक्सीजन नालियों की बारीक दीवारों से खुलियों में जज़ब हो जाती है, ठीक है। अब कहते हैं कि और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो खून में आ जाती है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, ये क्या करती हैं? आर्टरीज से ऑक्सीजन लेती हैं, ऑक्सीजन वाला खून लेती हैं, ठीक है। आर्टरीज ने अपना खून आके इनको कैपिलरीज को दे दिया, इन कैपिलरीज ने पकड़ के सेल को दे दिया। अब सेल से जो है अगर कोई गंदा खून है, ठीक है, वो भी अगर आएगा तो वो इन कैपिलरीज के पास आएगा और वो फिर वेन्स को दे दिया जाएगा और वेन्स लेके दिल के पास चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से काम होता है। उसके बाद आ जाता है जी निज़ाम इस्तख्वान आ जाता है, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं, यानी हमारी हड्डियों का, जोड़ों का जो निज़ाम होता है। अब ये देखें तो स्टूडेंट, हमारी बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, एक जो ढांचा है वो एक बाकायदा फ्रेम में है, एक शक्ल के अंदर है। अगर ये फ्रेम ना ठीक तरह से हो तो क्या हमारी ये जो स्किन है या फिर हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो कहते हैं कि हमारे जिस्म में हड्डियों के ढांचे का निज़ाम होता है। इसमें खोपड़ी जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बनती है, ठीक है। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, इसमें टोटल कितनी होती है? 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। ये अब क्या करती हैं कि दिमाग को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि चेहरे की हड्डियों, आँखों के गड़े, ठीक है, और सूंघने की अज़ा की हिफाजत करती हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी खोपड़ी की हड्डियाँ होती हैं ना स्टूडेंट, इनके बारे में बात करें कि ये जो 8 हड्डियाँ हैं, एक तो ये चेहरे की हड्डियों की भी, आँखों के जो गड़े होते हैं, हमारी आँखें जो जिन कैविटीज़ के अंदर हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सूंघने के अज़ा यानी जो हमारी नाक है, ठीक है, इनकी भी हिफाजत कर रही होती हैं। उसके बाद कहते हैं कि जबड़ों में दांत होते हैं, ठीक है। जबड़े जो हैं ये भी हड्डियों के बने होते हैं, इनके अंदर दांत होते हैं जो ग़िज़ा को चबाने में हम किरदार अदा करते हैं। कमर में रीढ़ की हड्डी या स्तून है, ठीक है, हमारी बॉडी जिसके ऊपर बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड किया हुआ है, वो जी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जिसमें 26 मोरे होते हैं, ठीक है, यानी 26 छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि सारे फिर स्ट्रक्चर को सहारा देती हैं और यही हमारे जिस्म का बुनियादी सहारा होता है। इनके साथ जो है ये 26 मोरे जो हैं, इनके साथ 24 पसलियाँ होती हैं। 26 मोरे कमर में होते हैं और फिर इनसे जो है 24 पसलियाँ निकल रही होती हैं, 12 लेफ़्ट साइड पे और 12 राइट साइड पे, और इनकी साख्त पिंजरे से मिलती जुलती हैं। पसलियाँ जो होती हैं वो पिंजरे की तरह काम कर रही होती हैं। अब ये जो पिंजरा होता है ये क्या करता है? दिल और फेफड़ों की हिफाजत करता है, ठीक है। अब जो पसलियाँ वो भी हड्डियों की बनी हुई हैं, ठीक है, तो ये दिल और फेफड़ों की हिफाजत करती हैं। और उसके बाद कहते हैं कि बाजू हरकत करने और काम करने में मावन है और बाजू के नीचे रीढ़ की हड्डी से कूल्हे की हड्डी टांगों की हड्डी को जोड़कर रखती है। अब यहाँ पे ये जो बात कह रहे हैं कि एक तो हमारे दिल और फेफड़ों की हिफाजत उस पिंजरे ने कर ली। अब बाजू जो होता है ये भी हरकत करता है, ठीक है, काम करने में हमें मदद कर रहा होता है। बाजू के जो नीचे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से कूल्हे की हड्डी टांगों की हड्डी को जोड़ के रखती है। यानी अब हम अगर टांगों की वो बात कर रहे हैं कि टांगों में जो कूल्हे की हड्डी है, ठीक है, वो रीढ़ की हड्डी को जोड़ के रखती है। बैक साइड पे हमारी जो जा रही है ना रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये जुड़ी होती है किसके साथ? कूल्हे की हड्डियों के साथ जुड़ी होती है और कूल्हे की हड्डियों के साथ फिर आगे जो है वो टांग की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं और जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, इसके साथ ऊपर वाली तरफ जो है हमारे बाजू जुड़े होते हैं।
उसके बाद कहते हैं कि रीढ़ की स्तून में हराम मगज़ होता है। अब जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं ना, जो 26 मोहरे होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर हराम मगज़ होता है, ठीक है। हराम मगज़ जो है ना एक जेली की तरह का ये ना मटीरियल होता है, लेकिन बहुत जो है ना इसकी एक अपनी ख़ासियत है, ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर मसला आ जाए तो स्टूडेंट पूरी बॉडी जो है ना वो काम करना अपना प्रॉपर्ली काम नहीं करेगी। कहता है कि ये ऊपर दिमाग से मुंसलिक होता है। अब ये जो हराम मगज़ है ना, ये दिमाग के साथ कनेक्टेड होता है। दिमाग ने अपना जो भी पैगाम देना है, लेना है, वो इसके थ्रू ही देना होता है। कहते हैं कि ये तमाम हड्डियाँ बुनियादी तौर पर मिलकर कैल्शियम से बनी होती हैं, ठीक है। इन हड्डियों के जोड़ में मुख्तलिफ हरकत में मावन है, ठीक है। अब कहते हैं कि हड्डियों के मुख्तलिफ जोड़ होते हैं जो कि मुख्तलिफ हरकत जो है ना करवा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी निज़ाम तौलीदी आ जाता है। तौलीदी निज़ाम जो है स्टूडेंट, इसमें क्या है जी कि ये रिप्रोडक्टिव निज़ाम है, ठीक है। यानी कि अपने जैसे जानदार पैदा करने वाला निज़ाम है, ठीक है। एक इंसान से जो दूसरा इंसान जो पैदा होता है, ठीक है, वो किस निज़ाम के थ्रू होता है जी? तौलीदी निज़ाम के थ्रू होता है। अब कहते हैं कि ये हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम है जो नस्ल को आगे बढ़ाने का सबब बनता है। इसके लिए हमारे जिस्म में मखसूस अज़ा होते हैं। ये निज़ाम औरतों और मर्दों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मर्द के अंदर जो होते हैं, ठीक है, वो जिनसी खुली होते हैं, ठीक है, और जो फीमेल होती है, ठीक है, जो औरतें होती हैं, उनके अंदर बेज़ादानी मादा होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि इस निज़ाम के बुनियादी अज़ा दर्ज झैल हैं। कहते हैं कि जी खुलिये के जो सेक्स खुलिये मादे के जिनसी खुलिये EEG यानी एग या बेज़ा से मिलाप करते हैं, ठीक है। यानी कि कहता है कि ये जो हमारे पास जो नर के खुलिये होते हैं, ठीक है, वो मादा के खुलियों से मिलाप करते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में एक तुलीदी खुलिया जन्म लेता है, ठीक है। अब ये जो तुलीदी खुलिया होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक अलग से इंडिविजुअल के अंदर, एक अलग से बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इनफरादी शख्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आगे कहता है जी एग जो होते हैं वो बेज़ादानी में पैदा होता है। नेक्स्ट कह रहा है जी निज़ाम इंजसाब एब्जॉर्टिव सिस्टम, ठीक है। अब कहते हैं कि ये निज़ाम में इंजसाब में बात करें कि ये निज़ाम बारीक ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो गुज़ा को मैदा नाली से जज़ब करता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का मोजद बनता है। ये और निज़ाम दौरान खून को भी फराहम करता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो है ना हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे मैदे के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। मैदे से कुछ नालियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब जो खुराक ने हज़म हो गई है, डाइजेस्ट हो गई है, ठीक है, वो कहता है कि बारीक ट्यूब्स के थ्रू जाती है जिगर में, जिगर से फिर आगे इनको खून में भेज दिया जाता है, जज़ब करके खून में पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी असाबी निज़ाम यानी हमारे दिमाग का निज़ाम। कहता है अब इसके अंदर जो है ना दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारा दिमाग आ जाता है और दूसरी रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, या हराम मगज़ है, वो आ जाता है। आगे कहते हैं कि दिमाग जो होता है वो क्रेनियल नर्व्स के 12 जोड़े जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करते हैं। जैसे स्टूडेंट छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं ना, इसी तरीके से जो है ना हमारे दिमाग में भी जो है ना कुछ नालियाँ होती हैं, ठीक है। अब वो जो नालियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। अब कहते हैं कि ये जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं ये कितनी होती हैं? टोटल 12 इनके जोड़े होते हैं, यानी टोटल ये कितनी होंगी? 24 होंगी। अब ये जो 24 होती हैं ये सारे काम जो होते हैं ना हमारे जिस्म के, वो कंट्रोल कर रही होती हैं। इसी तरीके से कहते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज़ होता है, ठीक है, उसके अंदर से भी स्टूडेंट कुछ जो है ना नर्व्स निकल रही होती हैं, क्योंकि ये भी जिस्म के बहुत सारे कामों को कंट्रोल कर रही होती हैं। उसके बाद है जी निज़ाम इखराज। निज़ाम इखराज अब स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर इतना मेटाबॉलिज्म होता है, इतने केमिकल रिएक्शन होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं, ठीक है। अब उनको जिस्म से निकालना भी होता है बाहर। अब निज़ाम इखराज के अंदर स्टूडेंट जैसे एक तो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, ठीक है। अब यूरिनेशन के प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है वो गुर्दों के ज़रिए जो है वो जिस्म से बाहर निकाला जाता है। अब खून जो होता है वो क्या होता है, वो फासद मादे लेके हमारे गुर्दों के पास आएगा, किडनीज़ के पास आएगा। किडनी क्या करेगी कि खून को फ़िल्टर करके वो जिस्म में वापस भेज देगी और फिर उसके बाद वो जो फासद मादे हैं उनको जो है फिर यूरिन के थ्रू जो है जिस्म से निकाल दिया जाता है। अब कहते हैं कि खुलिया में मुख्तलिफ अफ़ाल के दौरान बहुत से फासद मादे पैदा होते हैं, ठीक है। कहता है कि जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत सारे फासद मादा पैदा होते हैं, ठीक है। मतलब कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस वगैरह पैदा हो रही होती हैं। अगर इनका लेवल स्टूडेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये जो है ख़तरनाक साबित होता है इंसानी जिस्म के लिए। अब कहते हैं कि खून के ज़रिए ये मरकबात जब गुर्दों में पहुँचते हैं तो गुर्दे ये मरकबात खून से अलग करके खून की सफाई कर देते हैं और बेकार मादों को, ठीक है, क्या कर लेते हैं? माया की शक्ल में यानी यूरिन की शक्ल में मसाने में जमा करते हैं और फिर उसके बाद इनको जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। तो ये थे हमारी बॉडी के कुछ निज़ाम। अब उसके बाद आ जाता है जी अद्वियात की फार्माकोलॉजिकल सूरतें, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग।
अब हम स्टूडेंट इसके अंदर देखेंगे कि हमारे जो डिफरेंट निज़ाम आपने पढ़े, ठीक है, जैसे मैदे का निज़ाम है, दिल का निज़ाम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे ब्रेन का जो निज़ाम है, ठीक है, तो इन सारे जो इनके निज़ाम है, इनकी अपनी अपनी बुराइयाँ, बीमारियाँ, सॉरी, ठीक है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन्स भी चाहिए होती हैं। अब कुछ बीमारियाँ जो कुछ दवाइयाँ होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ हमारे मैदे के ऊपर असर करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पे करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो ब्रेन पे करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो गुर्दों पे करती हैं, ठीक है। अब हम इनमें जो है ना हमारे जो सिस्टम्स के ऊपर मेडिसिन असर करती हैं ना, ठीक है, उनको देखेंगे। अब सबसे पहले कहते हैं कि निज़ाम पर असर करने वाली अद्वियात, ठीक है। अब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर करेंगे उसमें सबसे पहले जो अद्वियात आ जाती हैं जिस बीमारी के ख़िलाफ़ यूज़ होती हैं वो है जी मैदे का अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं। अब स्टूडेंट अल्सर क्या होता है कि ये ज़ख़म होते हैं, ठीक है, हमारे मैदे के अंदर ज़ख़म बन जाते हैं। अब ज़ख़म जब बनते हैं, क्यों बनते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट बाज़ औक़ात हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा होता है, हमारी खुराक ऐसी होती है, खाना ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है ना मैदे के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। अब वो जब वो तेज़ाबियत का लेवल ज़्यादा होगा ना, तो वो हमारे मसल्स की जो हमारी मैदे की जो मसल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनको जो है ना वो रप्चर करना शुरू कर देगा, डैमेज करना शुरू कर देगा। और फिर एक वक़्त आएगा कि वहाँ पे सुराख बन जाएँगे, ज़ख़म बन जाएँगे, ठीक है। तो अब क्या है कि इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं या पेप्टिक अल्सर कहते हैं। हमारे मैदे में ग़िज़ा को हज़म करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो तेज़ाब पैदा होता है। स्टूडेंट ये जो HCl तेज़ाब होता है ये काफ़ी तेज़ होता है। अगर आप इसको नॉर्मली इसके चंद कतरे गोश्त के ऊपर डालेंगे ना, तो पूरा का पूरा गोश्त को ये जला के ख़त्म कर देता होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि इसने हमारे जिस्म में इसको रखा हुआ है और ये खुराक को तो हज़म कर देता है, लेकिन हमारे जो बाकी गोश्त के बने हुए अज़ा हैं इनको कुछ नहीं कहता। इसके पीछे भी जो रीज़न है क्या है जी, वो एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हम कल भी लास्ट वाले जो है टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन हर जगह पे प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो ये HCl है ये का असर नहीं करता है। अब कहते हैं कि मैदे में तेज़ाब और एक एंजाइम जिसे हम पेप्सिन कहते हैं ज़्यादा पैदा हो जाए तो निज़ाम हाज़मा की अंदरूनी झिल्ली, ठीक है, जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, में किसी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर बाइकार्बोनेट आयन की मिकदार कम हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो म्यूकस है या अल्कलाइन नेचर है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और फिर निज़ाम की अंदरूनी झिल्ली मुतासर हो जाती है, इसमें सुराख भी हो सकते हैं और ये मैदे का अल्सर कहलाती है। अब कहते हैं कि अल्सर को ठीक करने के लिए और या फिर हम क्या करेंगे, अब मैदे का अल्सर क्यों हो रहा है, तेज़ाबियत की वजह से हो रहा है, तो फिर तेज़ाबियत को ख़त्म करने वाली मेडिसिन देंगे। इसमें स्टूडेंट हमारे पास जी एंटासिड आ जाते हैं, ठीक है। ऐसी अद्वियात एंटासिड ऐसी अद्वियात हैं जो मैदे में फालतू तेज़ाब को मुतवाज़न कर देती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी तेज़ाबियत होगी, जो भी तेज़ाब सेक्रेट हो रहा था उसको ये फ़ौरन से ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, और pH को क्या कर देती हैं, नॉर्मल कर देती हैं। अब एंटासिड की ख़ुसूसियत क्या होती हैं, एक तो ये कि ये फ़ौरी असर करती है, ठीक है, फ़ौरी असर करने के बाद क्या है जी, ये pH को तब्दील नहीं करती, ठीक है। अगर क्योंकि स्टूडेंट ये जो तेज़ाबियत में फ़र्क आता है इसकी वजह से pH भी चेंज होती है। अब pH जो है वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि pH ही की वजह से तेज़ाबियत जो है वो या तो ज़्यादा होती है या फिर कम होती है, या फिर जो मैदे का एक नॉर्मल जो मीडियम होता है, ठीक है, जो नॉर्मल उसकी जो ख़ुसूसियात हैं, ठीक है, वो अफेक्ट होती हैं, ठीक है। अगर आप एंटासिड लेंगे तो वो pH को तब्दील ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर pH में तब्दील होगा तो एसिडिटी बढ़ भी सकती है। तो कहते हैं कि एक तो फ़ौरी असर करे और फिर pH तब्दील ना करे, ज़्यादा देर तक तेज़ाब को मुतदल करने की सलाहियत हो, यानी कि ज़्यादा टाइम तक वो तेज़ाब के असर को क्या रखे, स्लो डाउन रखे, दस्त और कब्ज़ का सबब ना बने, ठीक है, क्योंकि अक्सर इनकी वजह से जो है वो क्या होता है जी, कब्ज़ और जो है ना वो या फिर डायरिया होने का चांस होता है, ठीक है। जिस्म में एसिड और बेस के बैलेंस को ख़राब ना करे, ठीक है, और जिस्म के अंदर एसिडिटी या बेसिक जो है लेवल उसको ख़राब ना करे। ये जो pH है बेसिकली यही इसके साथ रिलेट करती है। उसके बाद है जी खुश जायका हो, ठीक है, यानी टेस्ट में अच्छा हो, पेशेंट को इसको इस्तेमाल करना लेना आसान हो, और बेज़रर यानी नुकसान दा असरात से पाक हो, यानी इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो आप इनो है, ठीक है, इनो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, और या फिर कुछ हमारे पास एंटासिड ऐसे आ जाते हैं, स्टमक के सिरप जैसे फेमोटिडीन है सिरप, ठीक है, अल्सानिक है, तो ये इनके इस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि ये जो है ना एसिडिटी को कम करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में जो स्टूडेंट बात कर रहा है जी अद्वियात की दर्जाबंदी। अब इसमें हम क्या देखेंगे स्टूडेंट
कि जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो अब यहाँ पे तिब्बी एंटासिड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फिजिकल एंटासिड। अब कहते हैं कि ये ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि कोलाइडल महलूल बनाती हैं, मसलन एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड जेल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास जो है ना मार्केट में अवेलेबल सिरप आ जाते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अब देखें कोलाइडल जो सॉल्यूशन है या महलूल है, हम इस तरह के महलूल को या सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट एक जो मतलब मेडिसिन है या ड्रग है या जो केमिकल है वो एक लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड हो, ठीक है। इवन उसकी जो अमाउंट है यानी इक्वल उसकी अमाउंट जो है वो महलूल के अंदर प्रेजेंट रहे, ठीक है, सस्पेंडेड रहे, मसलन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल या फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ठीक है। तो ये इस तरह के जो हमारे पास ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारी मेडिसिन के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है, और फिजिकल एंटासिड कहलाते हैं। और ये जो क्या करेंगे कि अब इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो स्टमक के अंदर एसिडिटी सेक्रीट हो रही होती है, हाइपर एसिडिटी होती है, उसको कम कर देते हैं, ठीक है, HCl की अमाउंट को रिड्यूस करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो सेकंड कैटेगरी है वो ऐसी अद्वियात हैं जो मैदे की रतूबतों को रोकती हैं, ठीक है। यानी मैदे की रतूबतें क्या होती हैं कि जैसे उसमें गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट होता है, HCl होता है, ठीक है। तो ये उनकी सिक्रीशन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। अब ये स्टॉप करने का मकसद क्यों है, क्योंकि HCl का लेवल ज़्यादा होता है, तेजाबियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर जो है ना इनको कम किया जाता है। उसमें जो जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं, जो केमिकल्स यूज़ हम करते हैं वो जी ओमिपेराजोल करते हैं, फेमोटिडीन करते हैं, रैनिटिडीन और सिमिटिडीन करते हैं। तो ये जो है ये एजेंट क्या करेंगे, स्टमक की सिक्रीशंस को ख़त्म करेंगे, स्टॉप करेंगे। उसके बाद पहले तो हम लोगों ने फिजिकल एंटासिड्स देखे, अब हम केमिकल एंटासिड्स देखेंगे, ठीक है। अब केमिकल एंटासिड्स स्टूडेंट ये भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। अब नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड ऐसे एंटासिड होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड में शामिल होते हैं और पूरी बॉडी के ऊपर इनका असरअंदाज होते हैं, ठीक है, जैसे कि मीठा सोडा आ जाता है, ठीक है। अब नॉन सिस्टमिक के अंदर जो है ना मतलब इस तरह के हैं जो कि ये सिस्टम के ऊपर असर नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टमक के अंदर जाके एसिडिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाता है। उसके बाद कहता है जी खुराक की शक्ल में दी जाने वाली एंटासिड जो है वो दूध और तेल है, ठीक है। यानी कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो उनको हम क्या कहते हैं जी कि आप दूध का इस्तेमाल करें और या फिर जो है वो ऑयल का या जो जो तेल वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे आलमंड ऑयल होता है, बादाम का तेल होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एसिडिटी को स्टॉप करता है, ख़त्म करता है। तो इस तरीके से खुराक की शक्ल में भी हम दे सकते हैं, ठीक है, और सिस्टमेटिक में भी देते हैं और नॉन सिस्टमेटिक में भी, ठीक है। और नॉन सिस्टमेटिक के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, मीठा सोडा आ जाता है, यानी ये पूरे सिस्टम में यानी ब्लड में जाता है, मैदे में भी जाता है, फिर उसको ब्लड में जाता है और फिर पूरी बॉडी पे असरअंदाज होता है, जो कि नॉन सिस्टमेटिक जो है जो कि सिर्फ मैदे में जाएगा और जाके तेजाबियत को ख़त्म कर देगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो ये है जी, उल्टी आने के असबाब तहरीर करें, उल्टी लाने और रोकने वाली अद्वियात की दर्जाबंदी करें और और साथ में हमने इसकी मतलब वजूहत बतानी है। उल्टी किसे कहते हैं जी, वॉमिटिंग कहते हैं, ठीक है। अब उल्टी किन वजह से आती है, उसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये मेडिसिन के बारे में हमने डिस्कस करना है। देखें जी, सबसे पहले उल्टी के बारे में पता होना चाहिए कि उल्टी क्या है। देखें, जब कोई भी वजह बनती है, ठीक है, उसकी वजह से जब मैदे में से जो है ना खुराक वापस मुंह के रास्ते जो है वो फोर्सफुली, ठीक है, बाहर निकाली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उल्टी कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको क्या कहते हैं, या फिर उसको जो है ना वॉमिटिंग कहते हैं। अब कहते हैं इसके मंदरजे झैल जो है वो इसबाब है। सबसे पहले तो कहते हैं कि बाज़ अफराद सफ़र की वजह से उल्टी कर देते हैं, जिसे हम ट्रैवल सिकनेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो अक्सर लोग हैं जिनको सफ़र में प्रॉब्लम होती है तो उनके अंदर जो है उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो बॉडी का बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जिसकी वजह से ब्रेन के जो सेंटर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और पेशेंट को वॉमिटिंग होती है। अब कहते हैं कि बहुत सी अद्वियात की वजह से मसलन मार्फिन, एस्पिरिन या कोनीन, ठीक है, इनकी वजह से उल्टी आ सकती है पेशेंट को। फिर इसके बाद प्रेगनेंसी की वजह से आ सकती है, फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी यानी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी रेडियोथेरेपी हो रही होती है, रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट हो रहा था, उनकी वजह से भी हो जाती है। और फिर उसके बाद एनेस्थीसिया की वजह से भी जो है ना वॉमिटिंग हो जाती है। अब उसके बाद जो है कहते हैं कि जी क्या है या उल्टी की अद्वियात की दर्जाबंदी। अब जो स्टूडेंट जो हम वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं उसको अमेटिक्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, इमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेंट्रल अमेटिक्स आ जाती है, ठीक है। अब सेंट्रल अमेटिक्स ऐसी हैं जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर जाके असर करेंगी, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है हमारे पास एपोमार्फिन आ जाता है, ठीक है।
वो आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है जी पेरिफेरल एमेटिक्स। अब पेरिफेरल एमेटिक्स क्या है, ये हमारी जो जिस्म के ऊपर है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर असर करेंगी। ये वाली जो है ये ब्रेन के ऊपर करेंगी और ये वाली जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर करेंगी। अब इसमें जो है ना हमारे पास कॉपर सल्फेट आ जाता है, जिंक सल्फेट आ जाता है या फिर मस्टर्ड हाइपोटोनिक सोल्यूशन आ जाता है, जो कि आपने गर्म पानी के साथ लेना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरिफेरल एमेटिक्स आ जाती है, जो कि मैदे पे असर करेंगी, ठीक है, या फिर इनका असर जो है वो बॉडी पे होगा। और ये जो सेंट्रल है ये जाके ब्रेन के ऊपर असर करेंगे। इसमें हमारे पास एपोमॉर्फिन आ जाता है और इसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट और कॉपर जिंक वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद कहता है जी हमारे पास आ जाता है कि वेजिटेबल इरिटेंट, ठीक है। अब मतलब वेजिटेबल्स के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनको बाजुकात लोगों को एलर्जी होती है या प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो कि जो है ना ये प्रॉब्लम कर देती है, ठीक है, वॉमिटिंग काज कर देती है। इसमें जो हमारे पास उसने डिस्कस किया हुआ है वो जी किया हुआ है टिंचर, मसलन टिंचर सनीचा, ठीक है, सनीचा। तो ये जो टिंचर है, ठीक है, इसकी वजह से भी जो है ना इसके यूज़ की वजह से भी वॉमिटिंग पेशेंट को आ जाती होती है और पेशेंट जो है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर कहते हैं कि वो अद्विया जो कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि मतलब वॉमिटिंग आपको हो गई है, ये आगे डिटेल है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि काया या उल्टी को रोकने वाली अद्वियात, ठीक है। अब ऐसी मेडिसिन जो कि वॉमिटिंग को स्टॉप करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटी एमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कौन सी पढ़ रहे थे, इमेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। इमेटिक्स यानी कि जो कि वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके और जो दूसरी है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक्ट करके, तो इमेटिक्स जो है ना वो काज करेंगी, उल्टियाँ लेके आएंगी। अब एंटी इमेटिक वो हैं जो कि क्या करेंगे, उल्टियों को स्टॉप करेंगी। अब उसमें कहता है जी इसमें भी सेंट्रल एंटी इमेटिक्स आ जाती हैं जिसमें हायोसिन आ जाती है हमारे पास और फिर क्लोप्रम मजीन आ जाती है, ठीक है, क्लोराप्रामेज़ीन आ जाती है, सॉरी। उसके बाद आ जाता है जी पेरिफेरल एंटीएमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास गम एकेशिया आ जाती है, कोलिन आ जाती है और एट्रोपिन आ जाती है, ठीक है। ये पेरिफेरल सिस्टम यानी हमारी बॉडी के ऊपर जाके असर करेंगे और सेंट्रल जो है ये हमारे दिमाग के ऊपर जाके असर करेंगे और वॉमिट को स्टॉप करेंगे। और फिर कुछ ऐसी हैं जो कि सेंट्रल सिस्टम पे भी करती हैं और पेरिफेरल सिस्टम पे भी करती हैं, जिसमें हमारे पास मेटालो पैरामाइड्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी हमल में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक यानी कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है, वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए। उसमें हमारे पास विटामिन जो है वो B6 आ जाता है, विटामिन और साथ में मैक्लेजीन आ जाता है, ठीक है। B6 के साथ आपने मैक्लेजीन जो है वो स्टार्ट करवानी होती है। इसके अलावा जो विटामिन B6 है जिसको हम पेरिडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है, वो भी जो है मतलब अच्छा इसका इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी में स्टॉप करने के लिए, इसके बजाय कि आपको जो है वो और कोई मेडिसिन दे, ठीक है, कोई केमिकल दें। इसके बाद जो है मोस्ट कॉमनली जैसे आपने जो जो देखा हुआ है मेटाक्लोप्रामाइड दी जाती है, ठीक है, प्रोमाजीन दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो कि हम दे रहे होते हैं पेशेंट को प्रेगनेंसी में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी दौरान सफ़र अगर उल्टी हो रही है, ठीक है, उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तो उसमें जो है हम लोग डायज़ेपाम देते हैं, ठीक है, जो कि सेडेशन भी काज करती है, पेशेंट को सुकून भी देती है और इसके अलावा जो है वो मैकेलोजीन भी जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं पेशेंट को दे रहे होते हैं, जिसके अंदर हायोसिन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है जी कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्विया, ठीक है, कब्ज़ को अब जो ख़त्म करती है मेडिसिन, जब पखाना सख्त हो और पास करने में दिक्कत हो तो उस वक्त जो है ना हम कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास परगेटिव आ जाता है, ठीक है। परगेटिव क्या होता है कि जैसे हमारे पास एगार है, ठीक है, एगार जो है ये स्टूडेंट प्लांट से हमें जो है ना वो हासिल होता है मटेरियल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं बल्क परगेटिव कहते हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में आपने इसको लेना है। सिना आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, लैक्टोज वगैरह या सिना मक्खी जिससे बहुत सारे सिरप भी बनते हैं, अगार वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये बल्क परगेटिव कहलाते हैं और परगेटिव क्या होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ल्यूब्रिकेंट परगेटिव्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ल्यूब्रिकेंट परगेटिव का मतलब क्या होता है कि जो कि जाके इंटेस्टाइन्स को सॉफ्ट कर देती हैं, स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं, जिसके हमारे पास जो है जिसमें हमारे पास कैस्टर ऑयल आ जाता है, आलमंड ऑयल आ जाता है, पैराफिन आ जाती है। उसके बाद है जी इरिटेंट परगेटिव, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास कैस्टर ऑयल आएगा, सिना आएगी, ठीक है, जो कि जाके हमारे बाउल सिस्टम को, हमारे इंटेस्टाइन को जो है ना वो इरिटेट करेंगी, ठीक है, इनको स्टिमुलेशन देंगी ये जो है ना बॉडी से फीकल मटेरियल को रिमूव करो। उसके बाद आ जाता है जी फीकल सॉफ्टनर आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड पैराफिन आ जाती है। इसके अलावा कहते हैं कि जो इनके अलावा चीज़ें दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए, एक तो आपकी बल्क परगेटिव हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, इरिटेंट हो गया, फीकल सॉफ्टनर हो गया और जो एंड पे जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं वो या तो शाफ हो जाता है या फिर नीमा जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है जी कब्ज़ को करने वाली या
पखाना को रोकने वाली अद्वियात। अब ऐसी मेडिसिन जिनकी वजह से जो है वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बीमारी की वजह से, मसलन जरासीम को ख़त्म करने वाली अद्वियात, मसलन एम्बिसाइड। अब कहते हैं कि कुछ ऐसी मतलब बीमारी है जिनको ख़त्म करने के लिए जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो वो जो है जरासीम को ख़त्म करने के साथ साथ जो है ना क्या कर रही होती हैं, हमें मज़ीद जो है पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो ORS का भी सॉल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है ORS की। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि अद्वियात से इलाज, मसलन कोलिन, पैक्टीन, कोडीन, एट्रोपिन। ठीक है, ये इस तरह की मेडिसिन है जिनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इनके साथ भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन होने का चांस होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी पेट के दर्द की अद्वियात। ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स भी कहते हैं, यानी कि जो पेट के मसल्स के अंदर जो खिंचाव आ जाता है उसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो अब हम देखेंगे। कहते हैं कि ये अद्वियात निज़ामे हाजमा के स्मूथ मसल्स के स्पैज़म को ख़त्म करती हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इनका काम क्या होता है, ये कैसे एक्शन कर रही होती हैं कि जो हमारे स्मूथ मसल होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है, ये उनके अंदर जो खिंचाव आया होता है, जो स्पैज़म आया होता है उसको ये ख़त्म कर देती हैं, जिसके नतीजे में पेट के दर्द से जो पेशेंट को अफाका हो जाता है। अब इसमें हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या जी, एट्रोपिन देंगे, त्यारा तेल देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जी हायोसिन दे सकते हैं, या फिर ब्यूटाइल ब्रोमाइड देंगे, नाइट्रेट दे सकते हैं, अमीनोफाइलिन दे सकते हैं, या फिर पेप्रावेलिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ मेडिसिन हैं जो कि हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं जी कि आपके अगर पेट में दर्द है तो ये मेडिसिन जो हैं वो आप यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है निज़ाम इंहज़ाम में मावन एंजाइम। ठीक है, अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टूडेंट जो एंजाइम है जो कि मदद कर रहे होते हैं डाइजेशन में, उसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है जी ट्रिप्सिन आ जाती है। ठीक है, ट्रिप्सिन उसके बाद आ जाती है पेप्सिन आ जाती है, फिर अमाइलेज आ जाता है, फिर उसके बाद जी पेपेन आ जाता है, और उसके बाद डायस्टेट आ जाता है। अब स्टूडेंट ये जो है ये वो एंजाइम है जो कि क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, जूस की शक्ल में सिक्रीट होते हैं और फिर डाइजेशन के प्रोसेस को जो है ना वो ख़त्म कर देते हैं। ये जो स्टूडेंट हमारे इसमें ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, पेप्सिन जो होती है ये भी जो है ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, और जो अमाइलेज है, अमाइलेज भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, डायस्टेट भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट को करेगा, और पेपेन जो है ये भी जो है आप कह लें कि ये जो एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनको ये डाइजेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कि अल्सर में सवाल, पेप्टिक अल्सर में इनमें से कौन सी अद्वियात ममनू है। ये तो शायद आपका MCQs है, खैर इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद कहता है जी शुगर से क्या मुराद है, इसकी अद्वियात की दर्जाबंदी करें। शुगर देखें स्टूडेंट, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन हो रही है। ऑलमोस्ट हर दूसरा पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस या शुगर या ज़्यादतीस। स्टूडेंट एक ऐसी कंडीशन होती है, देखें हम जो भी चीज़ खाते हैं ना उसने कन्वर्ट होना होता है शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, हम लोग कोई न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, हम खाना खा रहे हैं, इनके अंदर किसी न किसी मकदार में शुगर होती है, और जब ये हमारी बॉडी में भी जाती है तो ये मेटाबोलाइज होकर शुगर में, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होती हैं। अब जब ये ब्लड में जाती हैं तो इसकी वजह से शुगर का लेवल क्या हो जाता है, तेज़ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब बॉडी की एबिलिटी है कि जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो उसको पकड़ के स्टोरेज में डाल देती है, ताकि जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से निकाल लेती है। अब इसी तरीके से होता है कि जब ये इंसुलिन जो शुगर है जब ज़्यादा होगी इसको पकड़ के सेल में जमा करवा दिया जाता है। इंसुलिन जो होती है जो कि हमारे जो लबा होता है, ठीक है, वहाँ से सिक्रीट हो रही होती है, वहाँ से निकल रही होती है। अब इंसुलिन क्या करेगी, शुगर के एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के सेल के अंदर डिपॉजिट करवाना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी ये जो है ये कैरियर होती है जो ग्लूकोज को लेके जाएगी और सेल के अंदर इनको स्टोर करवा देगी। लेकिन जो ज़्यादातीस के पेशेंट होते हैं इनके अंदर या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो नहीं रही होती, या हो रही होती है तो बहुत कम हो रही होती है, या फिर अगर हो भी तो जो सेल के रिसेप्टर हैं जिन्होंने जाके इंसुलिन से ग्लूकोज को रिसीव करना है, ठीक है, वो इंसुलिन को रिकोगनाइज़ नहीं करते, ठीक है, पहचानते नहीं हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड के अंदर ही रहता है, ठीक है, जमा नहीं हो पाता। जब वो ब्लड के अंदर रहता है तो वो ज़्यादा लेवल हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जब ज़्यादा लेवल होगा ग्लूकोज का तो किसी भी चीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसी तरीके से जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो पेशेंट को डिफरेंट तरह के सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। शुगर हर जो है वो ऑर्गन में जाएगी और जाके वहाँ के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये होती है जो हमारे पास शुगर या ज़्यादतीस। ठीक है, अब इसमें जो है
लेवल को कम करने के लिए पेशेंट को जो है ना वो बार बार यूरिन आता है, ठीक है, यूरिन आएगा ताकि जो है ना शुगर जो है ना वो बॉडी से एलिमिनेट हो, पेशेंट का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है कि जब आप इंसुलिन देते हो, ठीक है, या उसको कोई भी मेडिसिन देते हो जो डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो वो अल्टीमेटली क्या कर रही होती हैं कि इसके लेवल को स्लो डाउन करती हैं, ठीक है, और पकड़ के उसको सेल के पास लेके जाती हैं और उसको सेल में डिपॉजिट करवाती हैं। अब कहते हैं कि हमारे जिस्म में लबलबा एक हार्मोन इंसुलिन पैदा करता है जो कि खून में शुगर या ग्लूकोज का एक ख़ास लेवल बरकरार रखने में मदद करता है। अगर किसी वजह से इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए, ठीक है, यानी कि कहते हैं इंसुलिन की मिकदार किसी वजह से कम हो जाती है तो खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिस बीमारी को शुगर कहते हैं। इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मुतासिर हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट को जो है वो यूरिन के थ्रू शुगर आती है, ठीक है, और वज़न भी कम हो जाता है और बार बार यूरिनेशन की जो है ना उसको ज़रूरत पेश होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जी ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की दर्जाबंदी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें जो स्टूडेंट सबसे पहले पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, वो हमारे पास है ज़ी बज़ेरिया इंजेक्शन दी जाने वाली मेडिसिन, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जो हम दे रहे होते हैं। अब उसमें जो है ना स्टूडेंट इंसुलिन आ जाती है, ठीक है, जो इंजेक्शन की शक्ल में दी जाती है। अब इंसुलिन स्टूडेंट 3 तरह की होती है, एक ऐसी होती है जो कि मुख्तसर वक़्त में मतलब असर करती है, छोटे टाइम के लिए उसका असर होगा, एक ऐसी होगी जो दरमियाने वक़्त के लिए करेगी और एक ऐसी होगी जिसका असर जो है वो लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है। जो थोड़े वक़्त के लिए होती है उसको शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जो दरमियाने वक़्त के लिए होती है उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, और जो ज़्यादा टाइम के लिए असरअंदाज होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाती है जी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मुख्तसर वक़्त में असरअंदाज होती है इसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, ठीक है, और जो दरमियाने वक़्त में असरअंदाज होती है उसमें हमारे पास NPH ह्यूमलिन, जो लॉन्ग एक्टिंग है जी उसमें आ जाती है हमारे पास PZI, यानी फिर P से जो है वो प्रोटामिन और Z से जिंक और I से इंसुलिन। तो ये हमारे पास 3 तरह की इंसुलिन होती हैं जो कि दी जाती हैं, और मतलब पेशेंट की ये जो है शुगर के लेवल को देखते हुए इनको जो है ना दिया जाता है। अगर जिनका लेवल